हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उसमें कांग्रेस की तरफ से हुड्डा साहब थे, मैं भी उसका सदस्य था। चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं थे, इनकी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री भी उसमें शामिल थे। और उस वक्त यह फैसला लिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव में भी अगर जाता है तो भी उसको एसडीएम या डीसी से परमिट लेना पड़ेगा। गांव के अंदर ठीकरी पहरे लग गए थे, शहर के अंदर लोगों ने अपने आप को घरों में बंद करके लॉकडाउन कर रखा था। यहां तक की भी दिक्कत आ रही थी कि जो गरीब आदमी थे, जो मजदूरी करके अपना पेट भरते थे, उनके खाने का कैसे प्रबंध किया जाए, उसके लिए बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने इसकी पहल करी और प्रशासन ने उनकी मदद करी। उस दौरान जो शराब की तस्करी हुई थी, जिसको लेकर के अलग अलग चैनलों ने, सोशल मीडिया ने और अखबारों ने जब उस तस्करी का जिक्र किया, जब उन्होंने कहा कि एक शराब का बहुत बड़ा माफिया प्रदेश में खड़ा हो गया, तब हमारी और मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी। हुड्डा साहब इस बात के गवाह हैं। जब हमारी दूसरी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही थी कि आज प्रदेश के अंदर जो है हमारे सामने वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि दो चीज प्रदेश में, एक तो रजिस्ट्रियां खोल दी जाए और दूसरे शराब के ठेके खोल दिए जाए। इन दो बातों के लिए आपने स्वयं वहां पे हमारे साथ डिस्कस किया था। मैंने भी, हुड्डा साहब ने, दोनों ने यह कहा था कि रजिस्ट्रियां खोल दो, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर शराब के ठेके खुल जाएंगे तो फिर इस लॉकडाउन का महत्व खत्म हो जाएगा, फिर लोग सोशल डिस्टेंस को भूल जाएंगे और आखिर ये फैसला हुआ था कि ठीक है, शराब भी नहीं खोली जाएगी। जबकि जजपा का जो प्रदेश का अध्यक्ष था वो इस बात की पैरवी कर रहा था बारी बारी कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रस्ताव ले आए तो इस पे हमें विचार कर लेना चाहिए, और बारी बारी जोर लगा रहे थे इस बात पे कि इससे जो वित्तीय संकट है उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा। ये बात हुई थी। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, अखबारों में आया, आपके टीवी पे चला, सोशल मीडिया में जब इसकी चर्चा हुई तो फिर जब इस किस्म के हालात थे कि प्रदेश के अंदर सड़क के ऊपर कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, आपके हिमाचल से, हमारी सारी सीमाएं सील थी। सड़क के ऊपर एक छोटा मोटा साधन कहीं नहीं था। उन दिनों मुझे 2 दफा, एक बार चंडीगढ़ आना पड़ा था और एक बार मुझे गुड़गांव जाना पड़ा था। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर से परमिट लेकर के गया था कि मुझे इन जरूरी काम के लिए जाना है, मुझे इसके लिए परमिट दी जाए, और उसकी परमिशन भी सिर्फ 24 घंटे की थी कि 24 घंटे में आप वापस आओगे, आकर के रिपोर्ट करोगे। उस वक्त सड़क पे स्वाय पुलिस के और कुछ भी नहीं था। उस दौरान कहीं बीड़ी सिगरेट की दुकान भी खुली नहीं थी। जो हुक्का पीने वाले लोग थे उनका तंबाकू खत्म हो गया था। लेकिन हरियाणा प्रदेश का कोई गांव, शहर, कस्बा, मोहल्ला ऐसा नहीं था जिसमें धड़ेले से शराब ना बिक्री थी। एक ऐसा माफिया आपके इस राज्य में खड़ा हुआ जिसने पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकारी गोदाम थे जिनमें शराब भरी हुई थी, उनके आगे से गेट खोल के निकालने की बजाय पीछे की खिड़कियां तोड़ ली। 1 करोड़ 20 लाख बोतल शराब की तस्करी हुई, निकाली गई। जबकि सारी जगह पुलिस ही पुलिस थी,
फिर भी पुलिस को यह जानकारी नहीं मिली, एक्साइज डिपार्टमेंट को यह पता नहीं चला कि तुम्हारे गोदामों में चोरी हो रही है। इसका मतलब प्रशासन फेल था, सरकार फेल हो गई। जिस चीज की उस वक्त में जानकारी होनी चाहिए थी, मैंने तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और किया था। हमारे प्रदेश में नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और मैंने इनसे आग्रह किया था कि अब एक ऐसा समय आपके हाथ में है कि इस लॉकडाउन के दौरान आप नशे की तस्करी करने वाले लोगों को भी पकड़ सकते हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में भी कोई दूसरा नहीं जा सकता। यहां तक भी कोई रिश्तेदार भी अगर किसी का आ गया था तो भी ये बात हुई थी कि उसको बाहर गेट पे रोक लेते थे गांव के लोग और रोक करके उससे पूछते थे कहां से है, किससे मिलना है। वो कहता था मैंने फलाने आदमी से मिलना है। गांव के उसके रिश्तेदार को बुला करके आमने सामने खड़ा कर देते थे और उसको वापस भेज देते थे कि कहीं कोरोना हमारे गांव में। कि कोई कमी नहीं बची दारू की। और जो 100 रुपए वाली दारू की बोतल थी उसको 500 रुपए में बेचा। आप कहते हो हमने एफआईआर लॉन्च कर ली, आप कहते हो कि हमने इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया। जो आपके गोदामों में शराब चोरी हुई है, जो सरकारी शराब थी, उसकी रिकवरी कहां है? आपने 1 मिनट बैठे बैठे सुन लो, रिकवरी कहां है? कितने पैसे आपने उनसे अब तक रिकवर किए हैं? कौन कौन लोग इसमें शामिल है? इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो चीज है वो ये देखने वाली है, आपने एसआईटी का तो गठन कर दिया, एसईटी का तो है। आप तो एसआईटी चाहते थे, लेकिन आपकी तो इस बात पे भी नहीं सुनी गई, आपको भी इग्नोर कर दिया गया, आपकी भी अनदेखी हुई। आप चाहते थे कि एसआईटी इसकी जांच करे, लेकिन आपकी जो एसआईटी थी उसको दरकिनार कर दिया और एसईटी बना दी। एसईटी एक ऐसी एजेंसी बनाई जिसके पास कोई अख्तियारात नहीं थे कि वो किसी से भी जाकर के कुछ पूछ सके। वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा होने के पश्चात आपका जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने ठेकेदारों को शराब के लगभग 96 परमिट दिए, जबकि सारी फैक्ट्रियां बंद थी। कोई शराब के कारखाने चल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी बता दे, कोई इनसे परमिशन ले रखी होगी कि आपको शराब बनाने की छूट है। शराब की जो फैक्ट्रियां थी उनके अंदर सैनिटाइजर बनाने की परमिशन दी गई थी। उस सैनिटाइजर की आड़ के अंदर भी 46 परमिट जारी किए गए, 20 गेट पास दिए गए, जबकि पूरे देश के अंदर कहीं कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, कहीं कोई चिमनी नहीं चल रही थी। पूरे देश के अंदर कहीं कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, कहीं कोई चिमनी नहीं चल रही थी, सब जगह धुआं बंद था। लेकिन आपके यहां पे आपके डिपार्टमेंट ने 46 परमिट दे दिए, 20 गेट पास दे दिए, और उसके बाद जो समालखा के गोदाम में शराब थी उसमें 80% शराब की चोरी कर दी। गोदाम में खरखोदा में चोरी की गई, जहां इनकी चोरी करी गई वहां आप कह रहे हो कि हमने एसआईटी का गठन किया और उसने उसकी जांच करी। अगर जांच हुई उसके बाद आपने उसको विजिलेंस को देने की बात करी, विजिलेंस से कहा कि आप एफआईआर लॉन्च करो। हमें तो यह जानकारी भी मिली कि विजिलेंस ने उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करी। एफआईआर करने की बजाय विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी। तो जांच तो एक कमेटी ने करके आपको दे रखी है, आप उसी जांच के आधार के ऊपर एफआईआर लॉन्च करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? उसके बावजूद जिन फैक्ट्रियों से शराब निकली, जिनको गेट पास मिले, जिनको परमिट मिले, उनकी दारू वहां से निकल करके कहां गई? जबकि आपकी पुलिस जगह जगह पे खड़ी थी। अगर कहीं शराब उतर रही थी, किसी गोदाम में जा रही थी, किसी गांव में जा रही थी, किसी शहर और कस्बे में जा रही थी, ठीक है, जवाब देंगे मंत्री। तो पुलिस क्या सोई भी थी? उस वक्त भी पुलिस को पकड़ना चाहिए था। पुलिस ने उस दौरान किसी को नहीं पकड़ा।
ना पुलिस ने पकड़ा, ना एक्साइज डिपार्टमेंट ने किसी से पूछा, बल्कि इस बात की छूट दे दी कि तुम जितनी मर्जी दारू लाओ, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर उस दारू को बेच करके तुम अपनी जेब भरने का काम करो। माफिया जो है, मुख्यमंत्री महोदय, बिना सरकार की प्रोटेक्शन के बिना माफिया खड़ा नहीं हो सकता। माफिया तभी खड़ा होगा जब सरकार उसको प्रोटेक्शन देगी। जहां शराब के माफिया को प्रोटेक्शन मिली, वहीं इस प्रदेश के अंदर चिट्टे का कारोबार करने वाले लोगों को भी आपकी सरकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ था, इसलिए वो लोग भी आज उस काम में लगे हुए हैं। मेरे आपसे एक निवेदन है कि जिस एससीटी का आपने गठन किया, उस एससीटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, आपको तुरंत उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर कार्रवाई नहीं, अगर आप निष्पक्ष हो इस मामले में, जैसे आपने एक आपके एफसीआई उसका एक इंस्पेक्टर जिसकी डेथ हुई थी, जिसने सुसाइड कर लिया था, और उसकी जांच आपने तुरंत सीबीआई को दे दी। आज भी हाउस में बैठे लोग सारे के सारे ये चाहते हैं कि शराब वाले मामले की जांच भी जो है सीबीआई से हो। आप हाथ खड़े करवा करके पूछ ले कितने लोग चाहते हैं। तकरीबन जो बैठे हुए बड़ी दरियादिली दिखाई थी। गौतम जी ने जब वो 10% वाली बात कही और आपने तुरंत खड़े होकर के उसके ऊपर कह दिया था कि ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं। तो अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो तो फिर आपको इसकी जांच भी सीबीआई से करानी चाहिए। कल आप चले गए थे, रजिस्ट्रियों की बात थी। आज फिर मेरे पास एक आदमी चल करके आया, एक ऐसा व्यक्ति चल करके आया जो आपके मिनिस्टर का ड्राइवर होता था, धनखड़ साहब का, और उसने रजिस्ट्री की सोनीपत में सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी थी। आप अपने डीसी से पूछ लेना, मैंने डीसी को टेलीफोन करके कहा कि अगर इसकी रजिस्ट्री में कोई कमी है, अगर इसने पैसा पूरा नहीं दिया तो आप इससे पैसे लो, इसकी रजिस्ट्री करो। अगर इसकी रजिस्ट्री में कमी है कोई, ये तो कह दिया था तो साहब कल आपने, है कल बता दिया, कह दिया था। एक मिनट बात तो सुन ले, जो आपको भी पता नहीं क्या हो जाता है। अगला फिर मुख्यमंत्री जी तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आप जो तिल मिला रहे हो। ये बात तो हो गई थी ना कल? क्या बोली? कल नहीं हुई, आपको नहीं पता था। आपने भी बोला था कल। मेरी ख्याल आप थे निकल भी, मैं यही था। मैं जो अब बता रहा हूं ताजा घटना आज की। तो मुख्यमंत्री जी उसने आकर के जो मुझे कहा कि मैंने पूरा पैसा भर रखा है, उसके बाद 160 रुपए फुट के हिसाब से पैसे मांग रहा तहसीलदार। इससे ज्यादा और अब आपकी प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार कहां तक लेकर के जाओगे इसको? सरेआम पैसे मांगे जा रहे। धनखड़ से पूछो, उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि ओपी धनखड़ ने तहसीलदार को मेरे लिए फोन किया, उसके बाद भी मेरी रजिस्ट्री नहीं, उससे पैसे मांगे जा रहे। चलो धनखड़ मांगता होगा, धनखड़ मांगता था तो गया कि नहीं गया यहां से गोली होके? ठीक है जी। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब आपसे निवेदन है कि आपके ना इस शराब घोटाले में आप तो बहुत निष्पक्ष सारा कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपकी चली नहीं। अगर आपकी चली होती तो पहले दिन ही एसआईटी का गठन होता, और एसआईटी का गठन जब होता तो उनके पास सारी ताकत होती सबसे पूछताछ करने की। आपने तो अपनी तरफ से कलम चला दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों इस मामले में, जहां आपने हमेशा हिम्मत दिखाई, यहां कमजोरी दिखा दी। यहां पे आपने एससीटी बना दी, और इस एससीटी को जब आपको होम मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी लिखी कि इसको पावर दे दी जाए पूछताछ के लिए सेक्शन 32 सीआरपीसी में, तो आपने उनकी इस बात को भी स्वीकार नहीं किया, इस पे भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने एजी के पास भेज दिया। एजी तो आपकी एजेंसी है, जो आप एजी के कान में फूंक मारोगे वही लिख करके भेज देगा। एजी इससे ज्यादा क्या करेगा बेचारा? इसलिए मैं तो होम मिनिस्टर साहब आपसे भी चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी चाहूंगा कि इस विवाद के अंदर आप दोनों के सामने कहीं ना कहीं मुसीबत है आपकी सरकार को लेकर के, इसलिए आप इसको सीबीआई को दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिन लोगों ने गिरोह खड़े किए हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि कल को प्रदेश में कम से कम मनोहर लाल खट्टर के ऊपर इस बात को आरोप ना लगे कि उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने आप को कहीं सरेंडर कर दिया था।
श्रीमती किरण चौधरी जी। श्रीमती किरण चौधरी जी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि शराब घोटाले किसी से अवगत कराया है,